नमस्कार, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आज है 4 जनवरी और आज के कुछ महत्वपूर्ण करने पर हम लोग चर्चा करें, लेकिन उसके पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग जो है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। और जो भी अभ्यर्थी इस वीडियो पर नए जुड़े हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग 2 कॉपी बना लीजिएगा, क्योंकि आप लोग को शायद ये बात नहीं पता होगी। एक कॉपी आपको बनानी है, जो कि मैं आपको टास्क देता हूं, होमवर्क देता हूं। होमवर्क कैसा होता है? वो होमवर्क होता है बेसिकली जो टॉपिक जो दिए होते हैं उनसे संबंधित जो स्टैटिक डायनामिक पोर्शन होते हैं उस पर आपको जो है टॉपिक पर लिखना होता है, उसके नोट्स बनाने होते हैं। और दूसरा जो कॉपी आपको बनानी है वो बनानी है आपको मुख्य परीक्षा के लिए, अर्थात मैं वहां पर आपको यूपी पीसीएस के मुख्य परीक्षा के पॉइंट ऑफ से बहुत सारे जो है प्रश्न देता हूं, उसमें निबंध के प्रश्न भी रहते हैं। तो आप चाहें तो उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसकी कॉपी में कभी कभी चेक भी कर देता हूं। अगर बच्चे मुझे भेजते हैं तो आप चाहें तो वो प्रश्न लिख सकते हैं, और लिखना ही चाहिए आपको अगर आपका लक्ष्य पीसीएस का है, अगर आपका लक्ष्य जो है यूपीएससी का है। तो ये बात आपको विशेष तौर पर ध्यान देनी है। और कई सारी कॉपियां मेरे पास आई हुई है भी हाल ही में, आप चाहें तो अपनी उत्तर को लिख करके मुझे भेज सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं। उसके लिए नीचे कुछ नंबर दिए गए हैं, इस नंबर ये कोचिंग संस्थान के हैं, इन नंबर्स पे आप लोग कॉल कर लीजिएगा, वहां पर मेरा नंबर ले लीजिएगा, या डिकोड एग्जाम का जो आपका टेलीग्राम ग्रुप है वहां पर भी मेरा नंबर मेंशन है, आप चाहें तो वहां से भी मेरा नंबर प्राप्त करके जो अंत में जो प्रश्न मैं देता हूं को प्रैक्टिस करने के लिए मेंस के, मुख्य परीक्षा के या निबंध के, वो लिख करके आप मुझे भेज सकते हैं फिलहाल के लिए। बाकी जब टेस्ट सीरीज वगैरह कभी लॉन्च होगी तब आप उसको प्रॉपर ज्वाइन करिएगा, फिलहाल के लिए आप जो है भेज सकते हैं, ठीक है। तो आइए 4 जनवरी के हम लोग कुछ महत्वपूर्ण करंट पर हम लोग चर्चा करें, लेकिन जैसा कि हमने आपसे कहा था कि हम लोग रिवीजन करेंगे लास्ट डे का, तो आज हम लोग कैसे रिवीजन करेंगे उसका एक मैं मॉड्यूल आपको दे रहा हूं, ठीक है। वैसे तो ये आज जो हमने लास्ट डे रिवीजन लिखा है, क्विक रिवीजन, ये आज का ही बेसिकली है। तो इसी तरीके से हम आपको बताया करेंगे कि किस तरीके से हमने लास्ट डे में किया है। ये जो सारे प्रश्न आप देख रहे हैं ये आज के ही प्रश्नों का शॉर्ट फॉर्म है, ये हमने यहां पर लिख दिया है। इसी तरीके से हम लोग क्या काम करेंगे, कल से क्या काम करेंगे, जो आज हमने लिखा है उसी का हम क्या काम करेंगे, आज जो हमने पढ़ा है कल हम लोग उसका क्या करेंगे, रिवीजन कर लिया करेंगे इस तरीके से, ठीक है। फटाफट क्विक रिवीजन के रूप में। और उसके बाद फिर लास्ट डे में जो हम क्वेश्चन देते हैं आपको प्रैक्टिस के लिए, उसका हम जो यहां पर आंसर देखा करेंगे। जैसे हमने आपसे पूछा था कि बताओ राष्ट्रीय मानवाधिकार यानी कि एनएचआरसी की स्थापना कब हुई थी, तो हुई थी 1993 में, यानी कि 1993 में, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए, अब टॉपिक नंबर 1 आज हमारा बेसिकली है भोपाल गैस त्रासदी। इसके बारे में बखूबी आप लोग जानते होंगे, समझते होंगे, इसके बारे में प्रश्न अक्सर आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है। भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित अभी क्या हुआ, ये चर्चाओं में बेसिकली क्यों है, क्योंकि यहां पर जो आपकी यूनियन कार्बाइड जो फैक्ट्री थी बेसिकली, यहां पर जो मलबा पड़ा हुआ था जो पोल्यूट वाला उसको हटाने का काम दरअसल किया जा रहा है। माफ कीजिएगा, थोड़ा तबियत नहीं सही, कल भी नहीं सही थी, आज भी नहीं सही है, खांसी वगैरह आ रही है तो थोड़ा बीच बीच में आती रहेगी, एडजस्ट कीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो वहां पर क्या हो रहा है कि जो कंपनी में जो कचरा जो पड़ा हुआ था, जो मलबा पड़ा हुआ था, जो टॉक्सिक सबस्टांस जो पड़े हुए थे, उसको सरकार ने वहां से हटाने का काम शुरू कर दिया है, और उसको अलग अलग जगहों पर जाकर उसको डंप करने का प्रयास किया जाएगा, ठीक है। इसीलिए बेसिकली भोपाल गैस त्रासदी चर्चाओं में है। और अभी क्या हुआ कि भोपाल गैस त्रासदी के 40 वर्ष बाद, क्योंकि 1984 में आप जानते होंगे कि भोपाल गैस त्रासदी हुई थी 2 और 3 तारीख को, ठीक है। 40 वर्ष बाद यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से 377 टन खतरनाक कचरा, देखो सोचिए आप कितना बड़े अमाउंट में जो है वहां पर जो है ये जो है वहां पर डिस्पोज है अपने आप में, 377 टन खतरनाक कचरा है, इसको हटाने का काम शुरू हो गया है। यह जहरीला कचरा सील बंद 12 कंटेनर में भोपाल से 250 किलोमीटर दूर धार जिले के पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में पहुंचाया जा रहा है। ये वहां पर जो है अलग अलग कंटेनरों के फॉर्म, ये बहुत टॉक्सिक है। और आप जानते होंगे कि जब भोपाल गैस त्रासदी हुई थी तो लगभग 5-5.5 हजार जो लोग हैं वो मृत्यु जो है के अकाल में चले गए थे, ठीक है। और ये तो सरकारी आंकड़ा है, मुझे लगता है इसके 2 या 3 लोग जो यहां पर एक्सपायर हुए होंगे, ठीक है। तो भोपाल गैस त्रासदी के बाद देख लीजिए 2 से 3 दिसंबर 1984 की रात यूनियन कार्बाइड कीटनाशक फैक्ट्री से अधिक जहरीले मिथाइल आइसोसाइनाइड, जिसको क्या बोलते हैं MIC मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था। मिथाइल आइसोसाइनाइड के बारे में अक्सर आपके एग्जाम पूछा जाता है कि भोपाल गैस त्रासदी में निम्नलिखित में से कौन सी गैस का रिसाव हुआ था, आप कहेंगे MIC यानी कि मिथाइल आइसोसाइनाइड, जो कि बहुत ही टॉक्सिक जो है गैसेस होती है, ठीक है। इसको जो है इससे क्या होता है कि इंसान तुरंत जो है मर जाता है, ठीक है। बहुत रेडियो एक्टिव सबस्टांस भी अपने आप में। इस घटना में लगभग 5,500 लोग जो है इसमें मौत इनकी हो गई थी, और हजारों लोग गंभीर और
दीर्घावधि की स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित हो गए थे। यानी कि जैसे कि अब जब आप कहीं पर परमाणु बम का हमला होता है तो रेडियो एक्टिविटी जो सबस्टांस होते हैं बहुत ज्यादा हो जाते हैं और इंसान जो है क्या होता है, अपंग हो जाता है, हैंडीकैप हो जाता है। उसी तरीके से ये जब भोपाल गैस त्रासदी हुई थी तो इसकी वजह से, इसके प्रभाव की वजह से जो है कई लोग लंबे समय तक जो है वहां पर क्या रहे, बीमार है। और आज भी जो है इससे प्रभावित जो लोग हैं आज भी ठीक नहीं हो पाए। और सबसे बुरी और सबसे खराब बात यह है कि कहा जाता है कि आज भी इस कंपनी का जो ऑनर था, बेसिकली वो फॉरेन कंट्री का था, वो आज भी फरार है। आज भी उसको सजा नहीं दी गई शायद, या उस पर जो भी केस हो रहा होगा वो नहीं हो पाया है। इस पर राजू दीक्षित जी साहब आप नाम सुने होंगे, राजू दीक्षित जी का, ठीक है, वो भी एक्सपायर हो चुके हैं। उन्होंने इस पर केस वगैरह किया था, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स उन्होंने एकत्रित किए थे, लेकिन फिलहाल वो एक्सपायर हो गए हैं, तो फिर क्या ही किया जाए। तो इस पर बहुत लंबी राजनीति चली थी, हालांकि अभी भी इस पर जो है निर्णय नहीं हो पाया है। जो भी इसके दोषी थे इस पूरे कंपनी के, उन लोगों पर अभी भी सजा नहीं हो पाई है, ठीक है। खैर, तो अब आते हैं इस पर हम प्रश्न पर कि भोपाल गैस त्रासदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों के आधार पर कौन सा कथन सही है, आधार पर कर दिए, ठीक है। यानी कि भोपाल गैस त्रासदी की घटना 1974 में घटित हुई थी। क्या यह ऑप्शन सही है भाई साहब? नहीं सही है। ध्यान रखिएगा, मैं टॉपिक अब पहले करा दे रहा हूं मैं, ताकि मैं आपको सिखा रहा हूं कि बेसिकली कैसे कैसे प्रश्नों को आपको जो है टैकल करना है। आज से 2-3 दिन से हो गया हम लोगों ने शुरू किया करंट अफेयर्स। हम लोग अलग अलग प्रकार के, अभी तो हम लोग आपको कूट के फॉर्म में दे रहे हैं, अभी मैं आपको अलग अलग मल्टी स्टेटमेंट के फॉर्म में, 3 विकल्प के फॉर्म में, मिलान के फॉर्म में, सब तरीके से मैं आपको करंट अफेयर्स कराऊंगा कि ताकि कहीं से भी, और इसका फायदा आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ में जीएस में भी मिलेगा, ठीक है। तो भोपाल गैस त्रासदी की घटना वर्ष 1974 में घटित हुई थी? नहीं, ऐसा नहीं है। तो ठीक है, ये नहीं सही है, इसको हटा दीजिए। पूछा है कौन सा सही है, ठीक है, तो ये तो है, हटा दो इसको। इस घटना में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस का रिसाव हुआ था? नहीं हुआ था भैया। तो कौन सा सही है? कोई नहीं सही है इसमें, ना तो एक सही है ना तो दो सही है। तो देखो बिल्कुल सही बात है, ना तो एक सही है ना तो दो सही है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका? सही हो जाएगा, ठीक है। यानी कि दोनों गलत है स्टेटमेंट है। और पूछा सही है तो कौन सा सही है? कोई नहीं सही है, ना एक सही है ना दो सही है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर, ठीक है ना। इसमें लिखा है इस घटना में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नहीं भाई, मिथाइल आइसोसारेट हुई थी ना, बस। और 1984 में घटना घटित हुई थी 2 से 3 दिसंबर। 2 से 3 दिसंबर क्यों कहा जाता है? क्योंकि 2 मतलब जो है 12 बजे के बाद घटना घटित हुई थी। तो कुछ लोग इसको 2 बोलते हैं, कुछ लोग इसको 3 बोलते हैं, क्योंकि 12 के बाद जो है डेट चेंज हो जाती है, ठीक है। कंफ्यूज मत रहना इसमें, ओके। चलो, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ओके। नाउ नेक्स्ट, ईरान के उप विदेश मंत्री जो हैं माजिद तख्त रावंची 2 जनवरी से भारत के 2 दिन की यात्रा पर आए हुए थे। और ईरान के साथ भी संबंध हमारे हाल फिलहाल में जो है ठीक हुए हैं। जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं उनके साथ हमारे संबंध बेसिकली बहुत ज्यादा सही हो गए हैं। हालांकि भारत जैसे देश में जो है इस पर कई बार कॉन्ट्रडिक्शन होता है, लेकिन हम विदेशी मामलों में, यानी कि हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में मुस्लिम देशों के साथ में हमारे संबंध बहुत बेहतर हैं अपने आप में। और यही बात दरअसल पाकिस्तान जैसे देश को चुभती है, चाइना को चुभती है, और यही इसी बात पर कई बार कॉन्ट्रडिक्शन होता रहता है, ठीक है। चाइना और पाकिस्तान और भारत त्रिकोणीय जो इनका संबंध है कहीं ना कहीं क्या है, बहुत डेंजरस है अपने आप में, ठीक है। वह नई दिल्ली में ईरान भारत राजनीतिक परामर्श के 19वें दौर की बैठक में सम्मिलित होने के लिए आए हुए थे, ठीक है। और भारत और ईरान के बीच दीर्घकालिक ऐतिहासिक संबंध रहे हैं, जो सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों के आधार पर सुदृढ़ यानी कि मजबूत हुए हैं। इसके अलावा 2003 में दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण साझेदारी समझौते से इन संबंधों को औपचारिक जो है शुरुआत हुई थी 2003 में, ठीक है। इसके बाद एक बढ़िया जो है इसमें इनके साथ जो है संबंध रहा। और 2022-23 के अगर हम आंकड़ों की बात करते हैं तो द्विपक्षीय व्यापार $17.5 अरब तक पहुंच गया है। यह अपने आप एक बड़ी बात है कि ईरान के साथ में हमारा व्यापार जो है लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है, और ईरान के संबंध के साथ हमारे संबंध जो है मजबूत होते हुए चले जा रहे हैं। ईरान के बारे में अगर हम बात करते हैं तो 1935 तक फारस यानी कि पारसिया नाम से भी इसको जाना जाता था। यहाँ के राजधानी क्या है? तेहरान है। भैया ये सब राजधानी वगैरह याद कर लो अच्छे तरीके से। मैंने लास्ट में जब भी क्वेश्चन कराए थे उसमें भी सारे कंट्री की मैंने राजधानी कराई थी आपको, जो भी चर्चाओं में थे। और इस बार भी पीसीएस की परीक्षा में राजधानियों से प्रश्न जो है पूछे गए थे, राष्ट्रपति से भी प्रश्न भी पूछे गए थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। करेंसी यहाँ की क्या है? ईरानी रियाल है, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान है, इसको भी हमने अलग से प्रश्न के रूप में कराया था। यह देश पश्चिम में इराक से लगा हुआ है, ठीक है। पश्चिम में अगर आप बात करेंगे बेसिकली पश्चिम में इराक है। ये देखिए यहां पर पश्चिम में इराक है, ये मैप है। आप लोग मैप से चीजों को देखने का प्रयास जरूर किया करिए, ये लोग बहुत क्या है, ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। पश्चिम में बेसिकली इसके इराक है और तुर्की है। देखो यहां पर क्या है, आपका इराक है और कहीं पर आपको तुर्की भी मिल जाएगा। यहां पर आपको बेसिकली तुर्की दिख रहा होगा, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करते हैं उत्तर पश्चिम में अजरबैजान,
और आर्मीनिया। उत्तर पश्चिम में अजरबैजान, उत्तर पश्चिम में अजरबैजान, उत्तर पश्चिम में देखो ये अजरबैजान हो गया, ठीक है, और आर्मीनिया हो गया, आर्मीनिया हो गया, यहां पर कट गया है, हटा दो कोई बात नहीं, मैप में कट गया, ठीक है। इसके अलावा उत्तर में कैस्पियन सागर है, इसके उत्तर में कैस्पियन सागर, इसके उत्तर में अगर जाओगे तो कैस्पियन सागर आपको मिल जाएगा, देखो नीला नीला दिख रहा है ना आपको, ठीक है। ये क्या है बेसिकली, ये ईरान के उत्तर में क्या है, कैस्पियन सागर है। प्रश्न आपके कूट के फॉर्म में पूछ सकता है कि बताओ ईरान के उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, अलग अलग देशों के बारे में, तो मैप के माध्यम से आपको डिटेल चीजें जो है इसके पता होना चाहिए। कैस्पियन सागर इसके उत्तर में है, ठीक है। कैसे होगा, मैप कैसे बढ़ता है, ये हो गया, ऐसे बढ़ेगा ना, उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया, पश्चिम हो गया, पूरब हो गया, ठीक है। चलो उत्तर में कैस्पियन सागर हो गया, उत्तर पूर्व में जो है इसके, उत्तर पूर्व में क्या जाएगा, तुर्कमेनिस्तान, उत्तर पूर्व में तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। ये देखिए उत्तर पूर्व में तुर्कमेनिस्तान आ गया आपके, ठीक है, और पूर्व में अफगानिस्तान और पाकिस्तान, पूर्व में आपके अफगानिस्तान, ये देखिए हो गया अफगानिस्तान, और पूर्व में हो गया आपका ये पाकिस्तान। ये देखिए पूर्व में क्या है, ये अफगानिस्तान, और ये क्या हो गया, पाकिस्तान हो गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और दक्षिण में फारस की खाड़ी, दक्षिण में फारस की खाड़ी आपको मिल जाएगी, ठीक है, यहां पर देखिए कहीं मिली होगी, ठीक है, ये आपकी फारस की खाड़ी हो गई, ठीक है। ये देखिए देखिए, ठीक है, पर्शियन गल्फ हो गया आपका, और ओमान की खाड़ी भी आपको कहीं दिखेगी, देखो यहां पर कहीं पर ओमान की खाड़ी भी होगी, गल्फ ऑफ ओमान, ये देखिए गल्फ ऑफ ओमान आपको दिख रहा है। तो इस तरीके से आप मैप को देखने का प्रयास करेगा कि कहां कहां पर इसके बेसिकली उत्तर पश्चिम में क्या है, आपके उत्तर में क्या है, इसके पूर्व में क्या है, दक्षिण में कौन सा है, कौन सा सागर है, कौन कौन सी खाड़ी है। देखिए यहां पर दो खाड़ी है, गल्फ ऑफ ओमान हो गया और पर्शियन गल्फ हो गया। पर यही पूछ लेगा कि जो पर्शियन ऑफ गल्फ है ये ईरान के किस में अवस्थित है, किस दिशा में अवस्थित है, तो आपको सारी जानकारी दरअसल डिटेल्स में होनी चाहिए। मैप आप लोग जो है क्या करिए, जरूर देखा करिए कि कहां कहां पर किसकी क्या क्या लोकेशंस हैं, ठीक है। चलिए ये हो गया ईरान के बारे में, चलिए ठीक है आगे बढ़ो। अब इस पर क्वेश्चन है कि ईरान के संदर्भ में विचार करते हुए बताइए कि निम्नलिखित कथनों के आधार पर कौन से कथन सही है, कौन सा। तो ईरान की राजधानी तेहरान है, बिल्कुल सही बात है, ये सही है आपका भैया, ठीक है। और ईरान की करेंसी डॉलर है, क्या ईरान की करेंसी डॉलर है, नहीं, कंफ्यूजन नहीं होना है, रियाल है, ईरानी रियाल है। तो यानी कि ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। पूछा है कौन से कथन सही हैं क्या पूछा है, कौन सा कथन क्या पूछा है, सही है, तो यही तो सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, सिंपल सी बात है। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। बात समझ में आ गई। इस तरीके से आपको चीजों को पढ़ना है, समझना है। और अब यहां पर जो है कूट के फॉर्म में राष्ट्रपति का नाम पूछ सकता था, कुछ और नाम पूछ सकता था। हाल ही में उप विदेश मंत्री जो आए हुए हैं वो कौन सी बैठक में भाग लेने के लिए आए हैं, तो 19वीं दौर की बैठक में भाग लेने के लिए आए हैं। ये छोटे छोटे जो फैक्ट होते हैं वो आपके दिमाग में क्या होने चाहिए, होने चाहिए, ठीक है। मल्टी स्टेटमेंट जो फॉर्म होते हैं उसको आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलो उत्तर नंबर ए इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, अब इसके अलावा गुजरात का 34वां जिला, अभी हाल ही में गुजरात सरकार ने निर्णय लिया है कि वहां पर एक नया जिला जो है दरअसल घोषित किया गया है, 34वें जिले के रूप में उसको घोषित किया गया है। वो जिला कौन सा है गुजरात का, वो जिला बेसिकली आपका कौन सा है, वो है जिला आपका वाव थराद। और इस वाव थराद को बेसिकली गुजरात सरकार ने बनासकंठा जिले को जो है विभाजित करके बनाया है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखिएगा। क्या पूछ सकता है कि हाल ही में गुजरात सरकार ने एक नए जिले का निर्माण किया है, किस जिले को विभाजित करके किया है, आपको पता होना चाहिए, बनासकंठा कांठा को। और जिले का नया नाम मतलब जिला जो बना है वो कौन सा है, वो वाव थराद है। और इसका जो मुख्यालय है बेसिकली कहां होगा, वो मुख्यालय होगा थराद में। इस जिले का मुख्यालय थराद में होगा। 34वां जिला इसका बन गया, यह भी ध्यान रखना है। और इसके अलावा 9 नगर पालिकाओं को भी मंजूरी प्रदान की गई है और नगर निगम यानी कि 9 नगर पालिकाओं को नगर निगम का दर्जा देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई है जिनमें नवसारी, वापी, आनंद, नडियाद, मेहसाणा, सुरेंद्रनगर, मोरबी, पोरबंदर और गांधीनगर शामिल हैं। इसके साथ ही गुजरात में अब 17 नगर निगम और 149 नगर पालिकाएं हो जाएंगी सॉरी, ठीक है। एक बात ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश में, यूपी में, जरा मुझे कमेंट करके बताओ, ठीक है, यूपी में कुल कितने नगर निगम है भैया, बताओ जरा। प्रश्न अक्सर आपके एग्जाम में पूछा था, कुल कितने नगर निगम और कुल कितने नगर पालिका हैं, ये आप लोग तुरंत आज नोट डाउन कर लीजिएगा। मैंने क्या कहा था, मैं टास्क दूंगा आपको, चीजों को तैयार करना है। अगर मेरे साथ कदम से कदम मिला के चलना है, अगर आपको परीक्षा को क्रैक करना है, करंट अफेयर्स के एक भी प्रश्न को गलत नहीं करना, तो आपको मेरे साथ कदम से कदम मिला के चलना होगा। मैं टास्क दे रहा हूं कि आप बताइए कि यूपी में कुल कितने नगर निगम और कुल कितने जो है क्या कहते हैं आपके नगर पालिकाएं हो गई हैं, मुझे कमेंट करके जरा बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुजरात के बारे में मुख्यमंत्री कौन है भैया, यहां के भूपेंद्र पटेल हैं। और राज्यपाल कौन है, क्वेश्चन मार्क मैंने लगा रखा है।
गुजरात के राज्यपाल के बारे में मैंने कई बार बताया है। अभी हाल ही में 5 स्टेट के राज्यपाल चेंज हुए थे, वो भी मैंने आपको कराया था। बताओ गुजरात के राज्यपाल कौन है, जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइएगा आप लोग, ठीक है। बाकी गुजरात के बारे में आप लोग जानते हो कि सबसे लंबी समुद्री रेखा भी साझा करता है अपने आप में, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इसकी अगर हम बात करते हैं, देखिए इधर एक तरफ इसके क्या है, राजस्थान है, एक तरफ इसके पाकिस्तान है, इधर फिर अरब सागर है अपने आप में, महाराष्ट्र है, इधर मध्य प्रदेश है अपने आप में। गुजरात सबसे बड़ा जो है समुद्री तटीय वाला रेखा वो है, स्टेट है। देखो इसकी उत्तरी पश्चिमी सीमा पाकिस्तान के साथ लगी है। उत्तरी पश्चिमी सीमा, उत्तरी और पश्चिमी सीमा किसके साथ लगी हुई है, पाकिस्तान के साथ लगी हुई गुजरात की, ये देखिए, ठीक है। इसके अलावा राजस्थान और मध्य प्रदेश इसके क्रमशः उत्तर एवं उत्तर पूर्व में है। राजस्थान और मध्य प्रदेश, क्या राजस्थान और मध्य प्रदेश, ये है आपका मध्य प्रदेश और ये है आपका राजस्थान, ये भी लिखा हुआ है यहां पर, ठीक है। फिर लिखा हुआ है महाराष्ट्र इसके दक्षिण में स्थित है, बिल्कुल सही बात है, महाराष्ट्र इसके दक्षिण में स्थित है। अरब सागर इसकी पश्चिमी दक्षिणी सीमा बनाता है। अरब सागर इसकी पश्चिमी दक्षिणी सीमा बनाता है। अरब सागर कहां पर है, ये पश्चिमी सीमा और दक्षिणी सीमा बनाता है, कौन, अरब सागर बनाता है। देखिए गुजरात के पश्चिम और दक्षिणी सीमा का निर्माण कौन करता है, अरब सागर करता है, राइट। ये मैप में आप लोग यहां पर देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा क्या है आपका अरब सागर है, यहां पर अवस्थित है, ठीक है। मैप को आप लोग देख लीजिएगा, इसको थोड़ा सा जूम भी करना होता है। कहां से जूम होगा भाई साहब, ये कहीं से जूम होता है, जरा देखते हैं ये, और इसको लेके आओ जरा यहां पे, ये देखो, अरे भाई साहब जुगाड़ होगा, ये देखो अब शायद आप लोग को दिख रहा होगा, ठीक है। ये देखो ये बेसिकली जो है ना, ये वाला एरिया, ये वाला जो एरिया है आपका, ये बेसिकली क्या है, ये जो आपका एरिया होगा ये बेसिकली क्या है, अरब सागर वाला होगा, ठीक है। ये देखिए, ठीक है, ये अरब सागर है ना, ये पूरी सीमा जो है दरअसल बनाता है आपका, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो आ जाओ भैया, आ जाओ, इधर आ जाओ। खतरनाक टेक्नोलॉजी है भाई सब, देख रहे हो कैसे कैसे हो रहा है। अभी हटेगा कैसे भाई, ये तो गड़बड़ हो गया लग रहा है, एक सेकंड, इसको आगे करते हैं जरा, ये ठीक है। चलो समझ में आ गया। अब देखो इसके अलावा क्या लिखा है, बाकी फिर यहां पर ये अरब सागर इसकी पश्चिमी दक्षिणी सीमा लगा बनाता है और इसकी दक्षिणी सीमा पर दादर एवं नगर हवेली है। दक्षिणी सीमा पर दादर एवं नगर हवेली है, बिल्कुल सही बात है। ये देखिए यहां पर दादर एवं नगर हवेली इसकी दक्षिणी सीमा पर है, यहां पर अभी स्थित है। तो ये भी आप चाहे तो बेसिकली क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये देखिए आप लोग यहां पर आपको दादर एवं नगर हवेली दिख रहा होगा यहां पर, ठीक है, दिखा आपको थोड़ा सा जूम करके, ठीक है। ये हो गया आपका क्या, दादर एवं नगर हवेली, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। बाकी मैंने आपको ये सब बाकी चीजें दिखा दी थी, ठीक है। ये देखो ये हो गया आपका क्या, महाराष्ट्र हो गया, ये हो गया आपका मध्य प्रदेश, यहां पर दिख रहा होगा। यहां पर आएंगे तो राजस्थान आपको दिख रहा होगा, ये आपका इधर क्या कहते हैं, पाकिस्तान दिख रहा होगा, ठीक है। सभी दिख रहे हैं आपको अलग अलग। तो ये चीजें आपको क्या करनी है, बेसिकली याद करनी है, ठीक है, अच्छे तरीके से। गुजरात में बेसिकली क्या है, कपास, तंबाकू और मूंगफली का उत्पादन बहुत अच्छे मात्रा में होता है। कई बार खाद्यान्नों के बारे में स्टेट से प्रश्न पूछ लेता है, तो वहां पर प्रमुख फसलों में कपास, तंबाकू और मूंगफली का उत्पादन बहुत बड़े स्तर पर जो है होता है, ठीक है। और बाकी औद्योगिक दृष्टि से तो गुजरात अपने आप में वेल एस्टेब्लिश ही है। हाल ही में गुजरात ने अपने 34वें जिले के रूप में किस जिले का निर्माण किया है, बताओ जल्दी से। बनासकांठा या बाओथराद या फिर अमेरेली या फिर बलसाड़। तो क्या होगा ऑप्शन इसका, अभी 34वें जिले के रूप में कौन बना है, ये बना है वाओथराद, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यही है ना। देखो देखो भैया फटाफट कौन सा है, ये देखो वाओथराद, ठीक है। चलो आगे आ जाओ। टॉपिक नंबर 4, भारत म्यांमार सीमा। भारत म्यांमार सीमा अभी चर्चाओं में है, इसके ऊपर मैंने पहले प्रश्न कराया था। ये चर्चाओं में इसलिए बेसिकली क्योंकि अभी पर भारत म्यांमार की जो सीमा है वहां पर बाढ़ लगाने का कार्य किया जा रहा है, और जो आपका सीमा सड़क जो संगठन है, ठीक है, उसको ये काम सौंपा गया था। तो भारत ने म्यांमार के साथ सीमा पर 9 किलोमीटर से अधिक की बाढ़ लगाने का काम पूरा कर लिया है। महत्वपूर्ण बिंदु को देखते हैं, भारत ने म्यांमार के साथ सीमा पर 9 किलोमीटर से अधिक की बाढ़ लगाने का काम पूरा किया है। सीमा सड़क संगठन, इसके बारे में आप लोग जानते होंगे, को 21 किलोमीटर की बाढ़ और सड़क बनाने का काम दिया गया था। ये यहां पर बेसिकली ये भारत का मैप है, म्यांमार आपका यहां पर अवस्थित होगा, और चीन का भी प्रभुत्व इस पर रहता है कहीं ना कहीं। म्यांमार जो है पड़ोसी देश है भारत का, और ये सॉरी भारत के लिए बहुत जरूरी है, ध्यान रखिएगा। भारत का अगर भारत का संबंध पड़ोसी देशों के साथ अच्छा नहीं है तो चाइना और पाकिस्तान अपने आप में खतरनाक हो जाएंगे, क्योंकि आप जानते होंगे एक तरफ तो आपका पाकिस्तान हो जाएगा, ठीक है, और एक तरफ आपका जो है चाइना हो जाएगा। दोनों खतरनाक कंट्री है अपने आप में।
और कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में डालते रहते हैं भारत को अपने आप में, ठीक है। तो सीमा पर जो है भारत व्यापार सीमा पर बाड़ और सड़क बनाने का कार्य जो है सामरिक दृष्टिकोण से किया जा रहा है। यानी कि सामरिक दृष्टिकोण से अगर हम देखेंगे तो भारत म्यांमार सीमा पर जो बाड़ लगाने का काम किया जा रहा है, निश्चित तौर पर भारत को सामरिक दृष्टि से सुदृढ़ यानी कि मजबूत करने का कार्य करेगा, क्योंकि जब तक हमारी सीमाएं मजबूत रहेंगी तो चीजें क्या रहेंगी, बेहतर रहेंगी, कोई दिक्कत जो है आपको यहां पर नहीं देखने को मिलेंगी, ठीक है। देखिए आप बहुत अच्छा खासा इसका एरिया है म्यांमार का अपने आप में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, भारत और म्यांमार के बीच 1643 किलोमीटर की लंबी सीमा, जो 1643 किलोमीटर की लंबी सीमा है अपने आप में, बड़ी बात है अपने आप में। अगर ये हमारा सीमा रेखा अगर सुरक्षित नहीं तो फिर दिक्कत होगी, ठीक है। जो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम राज्यों से होकर गुजरती है। यहां पर आप लोग देख पा रहे होंगे सभी स्टेट जो है आपके पूर्वी जो आपके जो पूर्वोत्तर जो स्टेट है वो सब इसी से लगे हुए हैं। और सिंपल सी बात है, अगर पूर्वोत्तर के स्टेट इससे लगे हुए हैं तो सिंपल सी बात है जो है हमारा कहीं ना कहीं नागालैंड भी है, ठीक है, आपका असम वगैरह भी चला जाएगा। तो ये सब क्या है, कहीं ना कहीं चाइना का आधिपत्य इस पर होने वाला रहता है, मतलब ये रहता है कि हम इस पर कब्जा कर ले एक तरीके से। विवादों में असम नागालैंड रहता है, आप अक्सर आप लोग जानते होंगे इसके बारे में, ठीक है। तो ऐसे में वहां पर सीमा पर सड़क बनाना और बाढ़ का कार्य करना अपने आप में भारत के लिए अच्छी बात है, ठीक है। 1472 किलोमीटर की सीमा का सीमांकन पूरा हो चुका है लगभग, अच्छी बात है, कुछ ही बचा हुआ है। अब म्यांमार के बारे में बात करते हैं कि तो राजधानी इसकी नेप्याडा है। पूर्व राजधानी यांगून थी, जिसका पूर्ण नाम क्या था, रंगून था। रंगून से याद आया, मेरे पिया गया रंगून, ठीक है, सुना है क्या ना। तो ये क्या है, रंगून है, बेसिकली इसका नाम पहले रंगून था, ठीक है। इसके उत्तर में क्या है, चीन होगा, पश्चिम में भारत होगा, उत्तर में चीन होगा। देखो भैया, इसके उत्तर में बेसिकली चीन रहेगा, ठीक है। उत्तर में चीन का हो रहा है, फिर बाकी इधर आपका जो क्या आ जाएगा, भारत आ जाएगा, ठीक है। पश्चिम में भारत है, फिर बांग्लादेश आ जाएगा, भारतीय महासागर तथा दक्षिण एवं पूर्व की दिशा में थाईलैंड एवं लाओस जैसे कंट्री भी इसके जो है स्थित है अपने आप में, ठीक है। चलो अब आपके सामने प्रश्न आ गया कि भारत म्यांमार के साथ सीमा पर बाड़ लगाने का काम पूरा कर रहा है, ठीक बात। इस संदर्भ में लिखित कथनों के आधार पर कौन सा कथन सही है कौन सा कथन सही है, ठीक है। पहला ऑप्शन है आपके सामने कि भारत म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने का काम एक अंतरराष्ट्रीय कंपनी को दिया गया था क्या, नहीं, फिलहाल इसमें नहीं दिया गया था, सीमा सड़क संगठन कर रहा है इसका काम, ठीक है। तो ये नहीं सही है, हटा दो इसको। भारत और म्यांमार के बीच 1643 किलोमीटर की लंबी सीमा है, बिल्कुल सही बात है, यही है। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, 2 क्या है, सही है। अरे भाई साहब क्या हो रहा है, 2 क्या है, सही है। तो 2 सही है, तो केवल 2 कौन सा होगा, ये होगा बी वाला ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलो बिल्कुल सही। अब है दक्षिण पूर्वी प्रशांत महासागर। ये चर्चाओं में भैया क्यों है, क्योंकि ये दक्षिण प्रशांत महासागर चर्चाओं में क्यों है, क्योंकि यहां पर वानआत जो एक प्लेस है वहां पर अभी क्या हुआ, भूकंप आया। भूकंप क्या है, अर्थक्वेक जिसको हम बोलते हैं। तो सबसे पहली बात तो आप एक काम करिए कि आज आप टास्क तुरंत नोट डाउन कर लीजिए कि आपको क्या करना है, भूकंप जो है टॉपिक क्या करना है, रेडी करना है। टॉपिक आज का आपका क्या है, टॉपिक भूकंप, ठीक है। ये प्री प्लस मेंस और प्लस आपका जो है एसए, आल्सो इंटरव्यू, इन सभी के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। और ज्योग्राफी वाले अगर आप पीसीएस मुख्य परीक्षा में जाएंगे, यूपीएससी मुख्य परीक्षा में जाएंगे तो अर्थक्वेक पर यानी कि भूकंप पर क्वेश्चन अक्सर आपके आता रहता है, इसलिए भूकंप वाले टॉपिक को आप लोग रेडी कर लीजिएगा। पी बेब एस बेब एल बेब जितनी होती हैं, इसका एपी सेंटर क्या होता है, बाकी जितने भी पॉइंट्स इसके इंपॉर्टेंट होते हैं, सिस्मोग्राफ क्या होता है, मार्केली स्केल क्या होती है, ये सभी चीजें क्या होता है आपको अच्छे तरीके से नोट डाउन करना है, क्योंकि ये यहां से प्रश्न जो है अक्सर आपके एग्जाम में पूछे आते हैं, ठीक है। चलो तो अभी क्या हुआ है कि दक्षिण प्रशांत महासागर में जो स्थित वानुआतु है वहां पर क्या हुआ है, भूकंप आया और भारत ने क्या किया है, 5 लाख अमेरिकी डॉलर की जो है सहायता बेसिकली भेजी है, इसीलिए चर्चाओं में है। 5 लाख अमेरिकी डॉलर। एक बात ध्यान रखिएगा, जब कभी भी किसी भी देश में जो है कोई बड़ी आपदा आती है तो भारत अक्सर जो है आगे आकर के उसमें जो है सहायता प्रदान करता है, और जो सहायता प्रदान करता है कुल कितने रुपए की राशि प्रदान की गई है उसको, ऐसा प्रश्न अक्सर आपकी परीक्षाओं में देखने को मिलता है। इसीलिए दरअसल ये टॉपिक चर्चाओं में है, क्योंकि भारत ने 5 लाख अमेरिकी डॉलर दी है अपने आप में, बड़ा अमाउंट है अपने आप में, ठीक है, हेल्प के लिए। तो क्योंकि भारत का विश्वास क्या है, वसुधैव कुटुंबकम का है कि संपूर्ण विश्व क्या है, अपने आप में परिवार है, ठीक है। और भारत किसमें विश्वास करता है, भारत विश्वास करता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, यानी कि सब सुखी हो, सब निरोगी हो, सब भद्र भाव देखे, ठीक है, सन्मार्ग के पथिक हो, ठीक है। तो चलिए
आगे 17 नवंबर को दक्षिण प्रशांत महासागर में वानआउत तट के पास 7.4 तीव्रता का भूकंप आया था। बड़ा अपने आप में भूकंप था, ठीक है। इससे बड़ी मात्रा में जो है जान माल की हानि हुई। नवंबर 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित भारत की हिंद प्रशांत महासागर पहल का एक महत्वपूर्ण स्तंभ आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन है। यानी कि जो हिंद प्रशांत महासागर का जो ये एरिया है बेसिकली, इस पर जो है, इन पर जो आपदा आने वाली होती है, इस पर जो न्यूनीकरण करने का काम, उन पर कंट्रोल करने का काम भारत करता है। हिंद प्रशांत महासागर अपने आप में भारत के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। भारत के संदर्भ में हिंद प्रशांत महासागर का क्या कुछ जो है लाभ हो सकता है, इसके संदर्भ में हिंद प्रशांत महासागर का लाभ बताइए या इसकी इंपॉर्टेंस बताइए, ऐसा प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछा सकता है। तो हिंद प्रशांत महासागर की क्या इंपॉर्टेंस है भारत के लिए, यह भी आप चाहे तो नोट डाउन अपनी कॉपी में कर सकते हैं या इंटरनेट पर गूगल पर डाल करके इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। हिंद प्रशांत महासागर और भारत का संबंध आपस में, ठीक है। चलिए आगे, अब प्रश्न आपके सामने आ गया कि दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित वानआउत में भूकंप के आने के कारण व्यापक स्तर पर हानि हुई। ऐसे में भारत द्वारा कुल कितने रुपए की राशि जो है वहां पर दी गई है, आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। 5 लाख अमेरिकी डॉलर बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलो, अब आगे है मॉडल जेल मैनुअल 2016 और मॉडल जेल सुधार सेवा अधिनियम 2023 में संशोधन भी किया गया है। संशोधन क्यों किया है, क्योंकि कई बार क्या होता है, जाति आधारित भेदभाव कैदियों के साथ किया जाता था और ऐसे में कहीं ना कहीं जो है क्या हुआ है, गृह मंत्रालय की तरफ से जो है इसमें संशोधन किया गया है। यानी कि किसमें मॉडल जेल मैनुअल 2016 और मॉडल जेल तथा सुधार सेवा अधिनियम 2023 में संशोधन किया गया है। प्रश्न आपके एग्जाम में यही पूछ लेगा कि अभी हाल ही में गृह मंत्रालय में कुछ सुधार किए हैं, वो किसमें संशोधन किया गया है, आपको ये दोनों पॉइंट याद रखना है, ठीक है। तो ये क्या लिखा है कि गृह मंत्रालय ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुपालन में, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि अनुपालन में कैदियों के बीच जाति आधारित भेदभाव से निपटने के लिए मॉडल जेल मैनुअल 2016 और मॉडल जेल सुधार सेवा अधिनियम 2023 क्या है, जाति आधारित भेदभाव ये किया जा रहा था जेलों में बेसिकली, उसके सुधार के लिए ये संशोधन किया गया है। इसके अनुसार जेल अधिकारियों को अब जाति आधारित भेदभाव, वर्गीकरण और अलगाव जैसे सख्ती से निपटना होगा। मंत्रालय ने समानता सुनिश्चित करने के लिए आदतन अपराधी की परिभाषा को बदल दिया है। संशोधन का कारण क्या होगा कि पिछले साल अक्टूबर में बेसिकली सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा था कि जो है ये जो कर्म हो रहा है ये नहीं होना चाहिए और उसी के अनुपालन में दरअसल गृह मंत्रालय ने इसमें संशोधन करने का कार्य किया हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा। चलो, तो अब इस पर प्रश्न आ जाएगा आपके सामने। प्रश्न बहुत बड़ा सा लिख रहा है लेकिन दिक्कत आपको नहीं है, ऐसे आजकल बड़े बड़े प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। प्रश्न वही लिखा है जो अभी हमने आपको पढ़ाया है कि हाल ही में गृह मंत्रालय ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुपालन में कैदियों के बीच जाति आधारित भेदभाव से निपटने के लिए मॉडल जेल मैनुअल 2016 और मॉडल जेल और सुधार सेवा अधिनियम 2023 में संशोधन किया है। इस संशोधन के संदर्भ में लिखित कथनों में से आधार पर कौन सा कथन सही नहीं है, ध्यान रखना। मैं अक्सर कहता हूं कि यही पॉइंट आप गलत करते हैं, सही नहीं है, सही है ऐसा करके आप चले जाते हो, गलत हो जाता है। पूछा है सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है। पहला पॉइंट क्या है, इस संशोधन के अनुसार कैदियों को बेहतर खाना दिया जाता है, कहना दिया जाएगा। क्या ये था उसमें मैनुअल में जो किया गया है, नहीं ये नहीं होगा, बिल्कुल सही बात है, ये सही नहीं है। दूसरा, यह संशोधन गृह मंत्रालय के द्वारा किया गया है, बिल्कुल सही बात है, राइट आंसर है, ये सही हो जाएगा। तो क्या पूछा है, कौन सा सही नहीं है, तो यही बात तो नहीं सही है भैया, ये हमने टिक लगा दिया है ऐसे, बस यही नहीं, यानी कि केवल एक वाला ऑप्शन। देखो कूट की सहायता से देखो उसमें कौन सा केवल एक है, तो ये देखो केवल एक लगा हुआ है, तो बस ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सिंपल सी बात है, बिल्कुल सही बात है, ठीक, ओके। चलो नेक्स्ट है मन्नू पद्मनाभन, अभी चर्चाओं में है, क्योंकि चर्चाओं में इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनकी जयंती पर जो है ट्वीट करके इनको ट्वीट किया है इनके लिए। 2 जनवरी को जो है इनकी जयंती मनाई जाती है और मन्नू पद्मनाभन का जन्म 2 जनवरी 1978 को हुआ था। निधन इनका 25 फरवरी 1970 को हो जाता है। केरल के बेसिकली रहने वाले थे, ठीक है। वह केरल के एक भारतीय समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्हें नायर सर्विस सोसाइटी यानी कि एनएसएस के संस्थापक के रूप में भी जाना जाता है, जो नायर समुदाय का प्रतिनिधित्व करती है, जो राजकीय आबादी का 15.5% है। तो ये अपने आप में जो है मन्नू पद्मनाभन जो है केरल के रहने वाले थे। बाद में उन्होंने शायद कांग्रेस पार्टी भी ज्वाइन किया था और पॉलिटिक्स में भी ये आए हुए थे। लाइक अच्छे शब्दों में इनका नाम बेसिकली वहां पर लिया जाता है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है, जो उनका जन्म दिवस होता है 2 जनवरी, उस जन्म दिवस को बेसिकली मन्नम जयंती के रूप में जो है मनाया जाता है। यह भी आपको ध्यान रखना है। पद्मनाभन एक दूरदर्शी विचारधारा के थे, एक लंबी सोच वाले व्यक्ति थे और एक अच्छा जो है समाज सुधारक जो है का काम किया था उन्होंने, ठीक है। और
इसके अलावा अगर आप जानते होंगे वाइकोम जो विद्रोह हुआ था 1924 में 1924 में, वाइकाम विद्रोह आपके एग्जाम में पूछा जाता है। वाइकाम विद्रोह का संबंध किससे था? मंदिरों में प्रवेश करने से संबंधित था, ठीक है, वाइकोम विद्रोह, ठीक है, आप सभी लोग जानते होंगे, आपकी परीक्षाओं में 1924 में शायद हुआ था, ठीक है, मंदिरों में प्रवेश को लेकर के ये विरोध हो रहा था, ठीक है। तो इसमें भी बेसिकली जो है इन्होंने मंदिर में प्रवेश को लेकर के, ठीक है, इस आंदोलन में इन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था अपने आप में, ठीक है, ठीक है। मन्नत पद्मनाभन ने, उन्होंने सामाजिक समानता के लिए लड़ाई लड़ी और पहला चरण वाइकोम सत्याग्रह था, जिसमें वाइकोम मंदिर के पास सार्वजनिक सड़कों को निम्न जाति के हिंदू के लिए खोलने की मांग की गई थी, ठीक है। उन्होंने वाइकोम 1924 और गुरुवायूर 1931 मंदिर प्रवेश सत्याग्रह में भाग लिया था, ठीक है। उन्होंने जाति भेद के बावजूद अपने पारिवारिक मंदिर को सभी के लिए खोल दिया था। तो अपने आप में बढ़िया व्यक्ति थे ये। और आज भी हालांकि मंदिरों को में जो है जो निम्न वर्ग के लोग हैं उनको जो है जाने से रोका जाता है, गलत बात है। सभी लोग जो है बराबर हैं, ठीक है। वर्ण व्यवस्था थी पहले, अलग बात है वो, ठीक है, होना चाहिए, वो एक अलग है, उसका साइंटिफिक रीजन है। लेकिन किसी को हम इस बिहाफ पे हम नहीं रोक सकते हैं कि कोई निम्न जाति का है, कोई जो है उच्च जाति का है। हम सभी बराबर हैं। वसुधैव कुटुंबकम है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः का भाव है। हमारे वेद हमसे अक्सर यही कहते हैं, ठीक है। और हमारे धर्म का जो मूल है वो वेद है। सभी धर्मों का वेद जो है मूल कहा जाता है वैसे तो, लेकिन खैर अलग अलग कॉन्ट्रडिक्शन है अलग अलग धर्मों का। ओवरऑल कहने का मतलब है कि हमें किसी को भी किसी भी जाति के आधार पर जो है भेदभाव नहीं करना चाहिए। हमारी संस्कृति हमारी परंपराएं नहीं रही है, वेद सबको आगे बढ़ने के लिए कहता है, इसलिए जो है कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, ठीक है। चलिए, अब इस पर कॉन्ट्रडिक्शन हो सकता है, ठीक है, लेकिन इस पर जो है बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, नहीं तो फिर बातें आगे बढ़ जाती हैं। इतना है कि अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17 भी कहता है ना, आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी के लिए बोलता है। अस्पृश्यता का अंत, आप लोग पढ़े होंगे, आपके एग्जाम में पूछा भी आता है, अस्पृश्यता का अंत, ठीक है। सभी लोग को बढ़ना है, सभी लोगों को आगे बढ़ना है, कोई नीच कोई ऊंच नहीं है। अगर यह भाव हमारे बीच अगर नहीं आएगा तो फिर किसके बीच में आएगा? कई बार क्या होता है कि हम थोड़ा सा पढ़ लिख लेते तो हमारे अंदर एडवांसमेंट ज्यादा आ जाता है। हम सभी बराबर, हम सभी एक है, यही भाव रखना चाहिए, तभी जो है देश हमारा आगे बढ़ेगा, अन्यथा हम जहां थे वहीं के वहीं रह जाएंगे, ठीक है। तो मन्नत पद्मनाभन की जयंती मनाई जाती है, कब मनाई जाती है? 2 दिसंबर, 25 दिसंबर, 2 जनवरी, 2 फरवरी। तो क्या होगा इसका सही उत्तर? सिंपल सी बात है, 2 जनवरी होगा इसका उत्तर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सी इज द राइट आंसर, है ना, बिल्कुल सही। चलो आगे बढ़ो। टॉपिक नंबर 8 है जिम्बाब्वे में मृत्युदंड पर रोक लगा दी गई है। और मृत्युदंड यानी कि फांसी की सजा पर बेसिकली भारत जैसे देश में भी कई बार कॉन्ट्रडिक्शन होता है। यहां पर भी आरोप प्रत्यारोप, और कुछ लोग फांसी की सजा की मांग करते हैं, कुछ लोग मृत्युदंड की मांग नहीं करते हैं। अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है, लेकिन अगर देखा जाए सही रूप में तो मृत्युदंड कोई बड़ी जो है खराब बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि किसी भी अपराधी को जो है यूं छोड़ देना मुझे लगता है कि किसी भी तरीके से सही नहीं होता है, क्योंकि उसकी एक वजह से जो है कई सारे लोग जो है निरपराधी लोग जो है मारे जाते हैं बेचारे लोग। तो ऐसे में ठीक है, लेकिन अलग अलग लोगों की अलग अलग राय होती है, ठीक है। चलिए, तो जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति एमरसन मनांगग्वा ने देश में मृत्युदंड पर रोक लगाने के लिए बनाए गए नए कानून पर हस्ताक्षर कर दिए। यहां पर इस कानून पर जो है मतदान वगैरह हुआ था। और ये जो है ये बेसिकली एमरसन जो मनांगग्वा हैं, ये बेसिकली इसके विरोध में थे कि भैया जो है मृत्युदंड की जो सजा है उसको जो है उस पर रोक लगनी चाहिए, ठीक है। ये चाहते थे, क्योंकि जो है बेसिकली क्या हुआ, इनका संबंध इससे है, ठीक है। तो अभी आगे हम पढ़ेंगे। वहां की संसद में मौत की सजा को खत्म करने के संबंध में हाल ही में हुए मतदान के बाद राष्ट्रपति एमरसन ने यह कदम उठाया है। हालांकि जिम्बाब्वे में 2005 के बाद किसी को मृत्युदंड नहीं दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद भी इसको कानूनी जामा पहनाना जरूरी था। और इसी के परिप्रेक्ष्य में जो है वहां के राष्ट्रपति एमरसन ने जो है इस कानून पर मुहर लगा दी है अंतिम रूप से, यानी कि आप कानूनी तौर पर जिम्बाब्वे में किसी भी व्यक्ति को मृत्युदंड की सजा नहीं दी जाएगी। ये अपने आप पे जिम्बाब्वे में ऐसा हो गया है, ठीक है, याद रखिएगा। और आप जानते हो कि राष्ट्रपति एमरसन जो है लंबे समय से मृत्युदंड के विरुद्ध में थे। और 1960 में स्वतंत्रता की लड़ाई के दौरान वह एक रेलगाड़ी पर हमले के मामले में उन्हें मौत की सजा दी गई थी, लेकिन बाद में उन्हें 10 साल के कारावास में बदल दिया गया था। और शायद यही रीजन रहा है कि बेसिकली जो है ये इसके विरोध में थे कि भैया इसको हटाया जाना चाहिए, ठीक है। तो अब आपके सामने प्रश्न आ गया है कि हाल ही में मृत्युदंड पर रोक लगाई गई है किस देश के द्वारा, ठीक है। तो जिम्बाब्वे, पाकिस्तान, रूस, चीन। अच्छा 2 हो गया क्या? रूस कर दीजिए, रूस या फिर इनमें से कोई नहीं, तो ये हो जाएगा आपका बेसिकली जिम्बाब्वे, ठीक है, याद रखिएगा। ओके चलो आगे 2 टॉपिक और बचे हैं। भारत द्वारा जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन को अपनी 4थी द्विवार्षिक अद्यतन रिपोर्ट जो है प्रस्तुत कर दी गई है। और उस रिपोर्ट के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो कि आपके लिए जरूरी हैं, क्योंकि यहीं से कई सारे फैक्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आइए देखते हैं कि महत्वपूर्ण जो रिपोर्ट है जो भारत ने ग्रीन हाउस गैसेस को लेकर सबमिट की है,
ठीक है, जलवायु परिवर्तन पर यानी क्लाइमेट चेंज पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन आप जानते होंगे इसके बारे में, मैं यहां पर बताने की आवश्यकता नहीं है, कभी बताएंगे, इसको चर्चा करेंगे डिटेल्स में। तो उस पर एक रिपोर्ट जो है, चौथी रिपोर्ट जो है करंट की, वो भेजी है। इसमें क्या कहा गया है कि भारत के ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 2019 की तुलना में 2020 में क्या हुआ है, 7.9% की कमी आई है। और ग्रीन हाउस गैस आप सभी लोग जानते होंगे, जिसको हम लोग हरित गृह कहते हैं। ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी होती हैं आप सभी लोग जानते होंगे, CO2 हो गया, CS4 हो गया आपका, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड वगैरह, वाटर वेपर वगैरह भी इसी में बेसिकली आती हैं। ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि हरित गृह कौन सी होती है, हरित गृह प्रभाव क्या होता है, यह भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो अगर आप लोग ग्रीन हाउस इंपैक्ट नहीं जानते हैं, नहीं पढ़े हुए हैं, तो आज ही आपका टास्क नंबर 2 है कि आप लोग क्या करिएगा, ग्रीन हाउस गैस GHG के बारे में पढ़ लीजिएगा और ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी होती हैं। और अक्सर आपके एग्जाम में इसकी कंसंट्रेशन पूछ लेता है कि बताओ सबसे ज्यादा खतरनाक ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, तो ऑप्शन में दे देगा CO2, NO2, ठीक है, वाटर वेपर, ऐसे करके। तो आप लोग इसकी कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग दरअसल देख लीजिएगा कि कौन कौन सी गैस इसमें खतरनाक होती है। नोट डाउन कर लो, बैठे मत रहो, कलम चलाते रहो, ठीक है, तभी फायदा मिलेगा आपको। चलिए आगे। इसके अलावा भारत के वन एवं वृक्ष आवरण अन्य भूमि के उपयोग के साथ लगभग जो है 582 मिलियन टन CO2 को जमा किया गया, जो 2020 के देश के कुल कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में 22% की कमी के बराबर है। वह 2005 से 2020 के बीच में भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP की उत्सर्जन तीव्रता में 36% की कमी आई है। इसके अलावा अक्टूबर 2024 तक स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता में गैर जीवाश्म स्रोतों की हिस्सेदारी 46.52 थी। वर्ष 2005 से 2021 के दौरान वन एवं वृक्ष आवरण के माध्यम से 2.29 बिलियन टन CO2 का अतिरिक्त कार्बन सिंक बेसिकली बनाया गया है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट कंटेंट हैं आपके जो इस रिपोर्ट के हैं, आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं और इससे प्रश्न जो है आपके एग्जाम में डैम श्योर की पूछा जाएगा, ठीक है। अब प्रश्न आपके सामने दिख जाएगा कि बताओ भारत द्वारा जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन को अपनी चौथी द्विवार्षिक अद्यतन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। इस संदर्भ में लिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो भारत के GHG में मतलब ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में 2019 की तुलना में 2020 में 7.93% की कमी आई है। क्या यह सही बात है? आई थिंक बिल्कुल सही बात होगी। अक्टूबर 2024 तक स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता में इतने % की क्या है, मतलब हिस्सेदारी है, ठीक है। क्या ये दोनों कथन सही हैं? मेरे हिसाब से दोनों कथन अगर आप देखेंगे तो शायद ये दोनों कथन क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। मेरे अनुसार तो 1 और 2 दोनों होना चाहिए, ठीक है, सही होना चाहिए। तो बिल्कुल सही बात है, 1 और 2 दोनों कथन सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर C क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलो टॉपिक नंबर 10 है, देश का पहला समुद्री जो ग्लास ब्रिज है वो अभी बनाया गया है। कहां पर बनाया गया है? तमिलनाडु में बनाया गया है बेसिकली। और ये बेसिकली आर्क ब्रिज है अपने आप में, यानी कि एक तरीके से जो आप देखिए ना चंद्र जो क्या बोलते हैं आता है, जो ऐसे करके है ना, ऐसे ये आर्क शेप का है, आप लोग इसको देखते होंगे, ठीक है। देश का पहला कांच ब्रिज है ये अपने आप में। तमिलनाडु के कन्याकुमारी के तट पर बने देश के पहले समुद्री ग्लास ब्रिज कांच का पुल पर आवाज आई शुरू हो गई है अभी, ठीक है। इसके अलावा तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री कौन है, MK स्टालिन, इन्होंने 77 मीटर लंबे यानी कि 77 मीटर लंबे और 10 मीटर चौड़े इस पुल का उद्घाटन किया है। यह एक आर्क प्रकार का ब्रिज है, यानी कि इस प्रकार से जो है शेप में जो है बना हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। हाल ही में देश के पहले ग्लास ब्रिज का निर्माण कहां पर किया गया भैया? तमिलनाडु में किया गया। सिंपल सी बात है, ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। जो कोई खास प्रकार का ब्रिज बना होता है या पहली बार कोई बड़ा लंबा ब्रिज बना होता है, चाहे वो रेलवे ब्रिज हो, चाहे आर्क ब्रिज हो, चाहे कोई और ब्रिज हो, ठीक है, ऐसे ब्रिजों से संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और यहां पर विवेकानंद मेमोरियल जो भी वो भी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं आज के अभ्यास प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने महाभारत का फारसी अनुवाद किया था? तो ये अब्दुल कादिर बतायूनी, अबुल फजल, निजामुद्दीन अहमद, शेख मुबारक, कौन सा होगा इसका ऑप्शन बताइएगा। और अब आपके लिए एक प्रश्न है कि पर्यावरणीय आपातकाल क्या होता है? विस्तार पूर्वक समझाइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको लिखने का प्रयास कीजिएगा, लिख लीजिएगा तो ठीक है, ठीक है। अगर कुछ दिक्कत होगी तो कॉन्टेक्ट नंबर जो स्टार्टिंग में दिए गए हैं उस पर कॉल कर लीजिएगा, मेरा नंबर लेकर के वहां पर अपने आंसर को आप भेज सकते हैं, ठीक है, फिलहाल के लिए, ठीक है। तो ये हो गया आज का हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। मिलेंगे कल हम लोग एक नए जो है करंट अफेयर्स सीरीज के साथ। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप थोड़ा सा इस करंट अफेयर्स पर फोकस कीजिएगा, विश्वास कीजिएगा, यकीन रखिएगा। आप परीक्षा हॉल में बैठोगे, किसी प्रकार का प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा, आप उस प्रश्न को हल कर पाने की स्थिति में जरूर रहेंगे, ऐसा मैं आपसे वादा करता हूं। प्लीज बस आप लोग इस पर कंटिन्यू जरूर बनिएगा। और हां, छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा ताकि इसका बेनिफिट
सभी अभ्यर्थियों को मिलता रहे। बस आप लोग 15-20 दिन करके देखिए करंट अफेयर्स, आप फिर देखिएगा कि कितना आपको मजा आता है, कितना जो है आपको ज्यादा प्रोडक्टिविटी आपकी जो है इससे बढ़ती है। ठीक है, मिलेंगे कल हम लोग, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, ठंडक बहुत है। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।